तो आज का जो टॉपिक है आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द थियरी पर्पस फॉर बोर्ड। बोर्ड में ये जो थियरी है वो बार बार रिपीट होती है ना। तो ये भी जैसे विष्णु ब्रिज मैंने आपको बताया कि 2 मार्क में, जैसे मीटर ब्रिज है 3 मार्क में आता है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, बीच में सेंटेंस ऐड करने हैं, बाकी आपको पूरा जो है प्रॉपर समझ में आ जाएगा कैसे मतलब इसका फंक्शन होता है। चलिए, मोस्ट टाइम पे थियरी फॉर बोर्ड। चलिए, अब इसमें मीटर ब्रिज जो है एक्चुअल में वेस्टर्न ब्रिज जो है ना आपका, उसी की एक एक्सटेंडेड वर्जन है। उसी की एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, है ना। तो मीटर ब्रिज जो है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, तो वेस्टर्न ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है सबसे पहले तो। ठीक है, अगर आप उस पहले मैं आपको उसकी सिमिलरिटी बता देता हूँ। सर्किट में राइट साइड आप देख रहे हैं कोने में, तो ये सर्किट है पूरी, है ना, मीटर ब्रिज की। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो मेटालिक प्लेट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेटालिक प्लेट है, फिर ये मेटालिक प्लेट है, ये मेटालिक प्लेट है। तो ये तीनों मेटालिक प्लेट है, और ये जो दोनों मेटालिक प्लेट है, ये वाली एक और ये दूसरी, इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर लगाया हुआ है जिसको नाम दिया गया है यहाँ पर आर। फिर बी प्लेट जो है यहाँ पर, और बी और सी मतलब ये दोनों, इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर लगाया गया है एस, उसको नाम दिया गया मतलब एस। अब जैसे मैंने कहा कि इन दोनों मतलब यहाँ कोई भी आप कोई भी आर्म में मतलब ये आर में अननोन लगाओ या फिर एस में अननोन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप मान लो कि आप वेस्टर्न ब्रिज के साथ इसको कंपेयर करने जाओ, तो वेस्टर्न ब्रिज की सर्किट कुछ ऐसे थी, है ना। आप देखिए उसमें 4 रेजिस्टेंस थे, R1, R2, R3, R4, एंड देन द सर्किट ड्रिवन सर्किट आपकी यहाँ पर वोल्टेज वाली, है ना, जो बैटरी लगाई जाती थी। तो बैटरी भी तो लगाई है यहाँ पर, है ना। देखो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये सभी है। बीच में गैल्वेनोमीटर भी था यहाँ पर, ये तो गैल्वेनोमीटर भी है यहाँ पर, है ना। तो क्या मिसिंग है बताओ इसमें, इन दोनों सर्किट में अलग क्या लग रहा है। बैटरी भी तो है, ये रही, R1 R2 भी है, क्या मिसिंग है इसमें, गैल्वेनोमीटर भी है। सर वो दो रजिस्टर R3 और R4। यस, वेरी गुड। दो रजिस्टर आपको नहीं दिख रहे हैं, दो रजिस्टर कम पड़ रहा है ना, R3 और R4 यहाँ पर नहीं है ना। तो उनके बदले यहाँ पर उसने 1 मीटर लेंथ का एक वायर यूज किया है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है मीटर ब्रिज। सबसे पहले मीटर ब्रिज नाम क्यों आया, तो मीटर ब्रिज जो है उसमें सबसे पहले आप ये सर्किट देख पा रहे हैं, तो ए और सी के बीच में उसने एक वायर यूज किया है पूरा। ठीक है, पूरा वायर है, तार है पूरा, है ना, मेटालिक वायर। और मेटालिक वायर की एक्चुअल जो लेंथ होती है ना, वो 1 मीटर की होती है। इसकी वजह से इसको कहा जाता है मीटर ब्रिज। तो आप नीचे एक स्केल देख पा रहे हैं, तो आपको ये प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म भी करना है ना। जब भी आपकी स्कूल ओपन होगी तो आप उसमें देखेंगे, तो प्रैक्टिकल लैब में ये परफॉर्मेंस भी करना है आपको ये पूरा। तो 1 मीटर लेंथ की पूरी लकड़ी की जो स्केल है वो नीचे रखी जाएगी, और उसके बाद इसको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना है। अब कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अ वेस्टर्न ब्रिज। दिस इज द प्योरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ वेस्टर्न ब्रिज, है ना। दिस इज यूज फॉर द फाउंड द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। फिर से अननोन वैल्यू जो है आपकी रेजिस्टेंस की, वो निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे फिर से, है ना। तो वैसे वो जो कर रहे थे वही है। अब इसमें आपको देख पा रहे हैं कि देखो मेटालिक प्लेट है, उन दोनों के बीच में एक रजिस्टर लगाया आर, बी और सी के बीच में एक रजिस्टर लगाया एस। इन दोनों में से कोई भी अननोन हो सकते हैं ना, मैं पहले बता देता हूँ। जैसे आपको विष्णु ब्रिज बताया था, वैसे यहाँ पर भी कोई भी अननोन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ए और सी के बीच में आपको एक लगाया गया है 1 मीटर लेंथ का वायर। फिर बी पॉइंट के ऊपर से देखना ध्यान से, ये मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट, तो उसके साथ उसने जोड़ा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो पॉइंट है उसको लगाया गया है की के साथ, है ना, एक की, जिसको कहा जाता है जॉकी की, है ना। ये जॉकी की क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। आपकी जो नॉर्मल पेन होती है ना, आप जिससे पेन से लिखते हैं, वैसे ही मेटालिक पेन होती है ना, उसको कहा जाता है जॉकी की। मतलब उसके नीचे जैसे आपको ये अभी पॉइंटर दिख रहा है ना मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो भी पॉइंटर दिख रहा है, वैसे ही एक ऐसी पेन जैसा होता है एक ना, उसके एक वायर कनेक्ट होता है ऐसे करके, है ना। तो ये जो वायर है वो पूरा अंदर से जाकर इसके पॉइंट के ऊपर लगा होता है ना। तो वन टाइप ऑफ कंडक्टिंग का काम ही करता है, एक कंडक्टर वायर ही होता है, वो पेन के थ्रू जाता है, मतलब आप यहाँ से उसको हैंडल कर पाए, पकड़ पाए, है ना, इसकी वजह से तो इसको कहा जाता है जॉकी। तो आपका जो बी पॉइंट है उसको कनेक्ट करना है वन एंड उसका गैल्वेनोमीटर के साथ,
उसका दूसरा गैल्वेनोमीटर का जो एक एंड है वो बी के साथ कनेक्ट करो, गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो पॉइंट है वो आप जॉकी के साथ कनेक्ट करो और उसको छोड़ दो यहाँ पर, है ना, ऐसे बाजू में यहाँ पर रख दो कहीं पर। जब यूज करेंगे तो हम उसको उसके ऊपर घुमाना है हमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि वर्किंग क्या है। तो इसका वर्किंग समझने पहले उसको उसका प्रिंसिपल समझ लो पूरा, है ना, है तो विस्टन ब्रिज का ही बात, लेकिन मैं प्रिंसिपल की अगर बात करूं तो आपको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ याद होगी। क्या ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, कुछ याद आ रहा है? कहीं पर भी देखा हो ऐसा? 10th स्टैंडर्ड में, मतलब 10th में देखा था। है ना, 10th में देखा यस सर। है ना, 12th में अभी पढ़ने वाला है, बहुत ही आगे का टॉपिक है, जो मैं क्या कहता हूँ पीछे से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहले लेते हैं, लेकिन आपके आगे जो टॉपिक है इसमें हमें पढ़ने वाला है ना। आर इज इक्वल 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। बताओ रो क्या होता है उसमें? रजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, वेरी गुड। एल क्या होती है उसमें? लेंथ। 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 एरिया। कौन सा है? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शनल, यस वेरी गुड। ये याद रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पता आर। है मतलब आपका जो वायर है ऐसे, तो इसमें से क्रॉस जहाँ तक सेक्शन एरिया करंट जाता मतलब है। ये वो जो सर्कल होता है ना, ये जहां से आपका करंट एंटर होता है, इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। पूरे मतलब वायर मतलब आपका सिलेंड्रिकल वायर होता है जनरली, है ना, तो उसका एक कहाँ पर करंट एंटर होता है, तो यहाँ से एंटर होता है करंट, तो उसको कहा जाता है पाई आर क्रॉस। स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया। अब आप देखना ध्यान से, अब इसको मैं थोड़ा इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई करता हूँ सबसे पहले तो, उसके बाद हम उसका डेरिवेशन करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो वायर है ना, ए से लेकर सी तक का 1 मीटर लेंथ का वायर लिया है उसने, और 1 मीटर लेंथ के वायर लेने के बाद 1 मीटर लेंथ के वायर में एक ही वायर लिया हुआ है, मतलब मेटल एक ही है, ऐसा नहीं है कि एक एल्यूमिनियम का लिया तो आधा कॉपर का कर दिया, ऐसा नहीं। पूरा वायर जो है एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का, या फिर कॉपर का है तो कॉपर का, जो भी वायर जो भी मेटल उसने यूज किया वही वायर है। तो आपको एक तो रेजिस्टिविटी है, वो क्या वायर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी, मतलब जो भी मटेरियल होगा उसकी पर्सनल वैल्यू होगी कि इतनी रेजिस्टिविटी होती है ना। तो थ्रू आउट द वायर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर? ऐसा तो होगा नहीं, आधे वायर के लिए अलग होगी, आधे वायर के लिए कुछ और होगी, नहीं पूरे नहीं वायर नहीं के लिए। सर। तो रो जो है वो आपकी कांस्टेंट हो गई। मैंने जो वायर लिया है ना वो भी यूनिफॉर्म वायर है, मतलब सेम वायर, यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे यहाँ से मोटा वायर है फिर आगे जाकर ये पतला हो जाएगा फिर आगे जाकर मोटा होगा, ऐसा नहीं। मैं जो यहाँ पर वायर यूज करूंगा वो भी आपका यूनिफॉर्म वायर होगा, और जब भी यूनिफॉर्म वायर होगा तो क्या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या वो भी कांस्टेंट हो जाएगा? यस सर। है ना, तो दो चीजें कांस्टेंट होगी, तो वेरिएबल क्या है? लेंथ, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या वेरिएबल बचेगा? लेंथ। सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये लिख सकता हूँ मैं, है ना, क्लियर। तो रेजिस्टेंस है आपका वो किसके ऊपर डिपेंड है? सीधा लेंथ के ऊपर, है ना। और प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं हटा दूं तो मैं कोई कांस्टेंट रखूंगा, वो लिख दूंगा मैं के एल, तो आर इज इक्वल टू के एल, इक्वेशन नंबर 1। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, और के है क्या आपका? रो बाई ए, सिंपल। के है क्या आपका? कांस्टेंट रो बाई ए, है ना, तो उसको मैंने के मान लिया फिर बाद में। सर रो बाई एल ना। रो बाई ए, एल नहीं, ये कांस्टेंट हुआ ना, आर में रो और ए कांस्टेंट हुआ ना, एल तो मल्टीप्लिकेशन में है वो तो लिखा ना मैंने, ये बचा ना आगे कांस्टेंट, आर इज ओके इक्वल टू के एल, तो ये मेरा के हुआ ऐसे करके। ओके। ठीक है, वो ऐसे भी अगर रेशियो लेंगे तो बाद में कटने वाला है, इसलिए मैंने उसको मैंने के मान लिया, बाकी तुम ऐसे ही लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे का पूरा इक्वेशन लेकर चलो ना तो भी डेरिवेशन वही आता है, लेकिन वैसे ये अच्छा रहता है लिखने में। फिर आर इज इक्वल टू के एल, एक ये समझ में आ गया। अब बात आती है आगे इसमें कि इसको यूज कैसे करें। तो जैसे मैंने कहा कि आर और एस है, तो इन दोनों में से कोई भी एक को, है ना, आर और एस में से कोई भी एक को आप कर लो अननोन, और एक की वैल्यू आपको पता है। फिर मुझे करना क्या है कि मैं कर्सर उठाऊंगा, मेरे कर्सर के ऊपर देखना आप सीधा, है ना, ये मतलब जॉकी की आप ऐसे समझो, और उसका जो दूसरा एंड है, दूसरा वाला एंड कहाँ पर कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर के साथ। तो मैं यहाँ इस पॉइंट के ऊपर रखूंगा। अब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग तो मुझे दिख रहा होगा, है ना, गैल्वेनोमीटर तो बीच में पड़ा है तो मुझे दिख रहा होगा रीडिंग। तो मैंने धीरे 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 ऐसे घुमाना चालू किया, ऐसे घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया, और यस जैसे ही डी पॉइंट के, मतलब कोई भी रेंडमली वहां पर, यहाँ पर डी नाम दिया है, तो मैं एक पॉइंट पर ऐसा पहुंचूंगा कि जहां पर गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाएगा। आपको वो मेजर करना है, ठीक है, कौन से पॉइंट पर आया, तो वहां पर पॉइंट मार्क कर दो,
तो यहाँ पर मैंने पॉइंट कौन सा नंबर मार्क कर दिया, डी नंबर, ऐसे करके डी। तो मैंने उसको जो लेंथ है उसको मैंने एल नाम दे दिया ना, L1 देने की जरूरत नहीं, एल नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एल नाम दे दिया। अब टोटल जो है ये एल नाम दिया इसका, ए और डी का। तो बताओ डी और डीसी का क्या नाम दूंगा, 100 माइनस एल देख सकता हूँ क्या, 1 मीटर है ना हाँ टोटल, सेंटीमीटर। मतलब 100 सेंटीमीटर हुआ। तो एक एल है तो दूसरी कितनी होगी, 100 माइनस एल। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो दो रेजिस्टेंस कम पड़ रहे थे ना उसकी बात कर रहा हूँ। अभी आपका जो डी पॉइंट है ना, जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आता है, उस पॉइंट को स्पेसिफिकली कहा जाता है नल पॉइंट, है ना। ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ये याद रखना, नल पॉइंट, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ये न्यूमेरिकल में। नल पॉइंट क्या होता है, तो जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए और नल पॉइंट आ गया, क्या इसका मतलब कि आपका व्हिटन ब्रिज है क्या बैलेंस हो गया, क्या बैलेंस कंडीशन है। याद है ना, बैलेंस कंडीशन में बीच में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या रहा था, 0। तो इसका सीधा 0। मतलब हुआ कि आपका पूरा जो व्हिटन ब्रिज है, यहाँ तो मीटर ब्रिज है, लेकिन एज अ व्हिटन ब्रिज आपका ये जो सर्किट है पूरा कौन सी कंडीशन में आ गया, बैलेंस कंडीशन में आ गया, बैलेंस्ड। है ना। तो वी कैन राइट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हिटन ब्रिज, कैसे लिख सकता हूँ बताओ। ऊपर के दो रेजिस्टेंस R1/R2, यहाँ पर कौन है, R/S इज इक्वल टू, अब किसके बीच का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन एडी डिवाइड बाय इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डीसी, डीसी। है ना। अब देखो ये रहा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करता हूं मैं। R/S, ई और डी के बीच का रेजिस्टेंस क्या लिखूं बताओ, KL लिखूं, नीचे का क्या लिखूं, K 100 माइनस एल, डीसी के बीच का रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली लेंथ के ऊपर, यस सर। है ना। तो इसको मैंने ए और डी के बीच की लेंथ कितनी है, L, तो मैंने क्या लिखा, KL। डी और सी के बीच का क्या है, K इंटू 100 माइनस एल, है ना। क्या K से K कैंसल, देख लो। तो आंसर क्या आया, R/S इज इक्वल टू एल एल अपन 100 माइनस एल। 100 माइनस एल। मैं बना देता हूँ R को सब्जेक्ट, सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू एल एस एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल इंटू इंटू एस, एस। है ना। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि R में ही अननोन रखें, एस में अगर अननोन रखते तो एस को सब्जेक्ट बना लो, R को अननोन हाँ रखा है तो R को सब्जेक्ट बना लो, तो कोई भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये है आपका मीटर ब्रिज का कंसेप्ट, है ना, व्हिटन ब्रिज के ऊपर काम करना है पूरा। देखिए ये जो क्वेश्चन है 3.9, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है, ये भी IMP क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसने कहा है फिगर 3.27, मतलब आगे की जो थियरी में आपने फिगर यूज की थी वही थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दी है उसके बाजू में ना। फिगर का जनरली यूज नहीं है, समझना है, उसने नाम दिए थे RS ये सब करके, है ना, तो मतलब वही फिगर उसने यूज कर लिया। और नल पॉइंट के बारे में उसने कहा है ना। तो धीरे धीरे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा कैलकुलेटर निकाल देना तो जल्दी से आंसर आ जाए। इन अ मीटर ब्रिज, फिगर 3.27 ये रही राइट में, द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, है ना। जब उसने मेजरमेंट लिया, जॉकी की घुमाना स्टार्ट किया ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचा, तो उसको जो नल पॉइंट है वो 33.7 सेंटीमीटर पर मिला, है ना। तो मतलब यहां से 33.7 इतना, है ना, यहां से कहां से लेकर ए से लेकर डी तक का। तो बताओ डी से लेकर सी तक का कितना, 100 माइनस 33.7, तो वो हो जाएगा आपका 66.3, 66.3। है ना, इतना हुआ। क्या मैं यहाँ से इक्वेशन लिख सकता हूँ अब डायरेक्ट, नल पॉइंट तो मुझे मिल गया है, बताओ क्या लिखूं, सीधा फॉर्मूला R/S इज इक्वल टू 33.7 डिवाइड बाई 66.3, है ना। जैसे मैंने कहा था R/S, फिर ये L डिवाइड बाई 100 माइनस एल, वही फॉर्मूला लिखा मैंने। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। उसके बाद उसने कहा इफ अ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S एंड द नल पॉइंट अकर्स एट द 51.9 सेंटीमीटर। अब कंडीशन थोड़ी चेंज हुई, तो उसने क्या किया कि S के साथ एक और रजिस्टर जोड़ दिया ऐसे यहाँ पर, और जिसकी वैल्यू कितनी थी आपकी 12 ओम, है ना। तो ऐसा हुआ, देखो R तो था ही यहाँ पर, उसके साथ अब S के साथ उसने जोड़ा 12। तो बताओ अब इसके ऊपर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, B और C के एस बीच, प्लस 12। है ना, पैरेलल है ना दोस्त, 12S/12 यस। प्लस S, अरे हाँ सर। कैपेसिटर वाला यस सर। रजिस्टर का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल, यस सर हाँ। 12 इंटू S 12 प्लस S, ये हो गया।
अब ये कंडीशन है। और उसके बाद वो नीचे का उसने मेजरमेंट ले लिया, तो मेजरमेंट लेने पर उसका जो नल पॉइंट है वो कहाँ पर आया है, 51 पॉइंट कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर, है ना, 51.9। तो बताओ दूसरा कितना आएगा, 100 माइनस 51.9, 49.1, 48.1, 48.1। 48.1। 48.1, तो 48.1 है ना। अब बताओ इसके लिए क्या इक्वेशन लिख पाऊंगा मैं। सर आर अपॉन एस, वही हाँ का वही आर फिर। अपॉन, हाँ एस मतलब ये 12s अपॉन हाँ 12 प्लस एस, ये ऊपर चला जाएगा, यस सर। इज इक्वल यस टू सर। 51.9 51.9 51। 48.1। 48.1 खत्म। ठीक है, बस अब इसने क्या कहा था, आर और एस तो निकालना है। तो मुझे ये इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर बाई एस थोड़ा अलग कर देता हूँ इसमें से, लेफ्ट साइड वाले में, और उसको ऐसा लिखता हूँ 12 प्लस एस अपॉन 12, ये इज इक्वल टू 51.9 48.1। क्या मुझे आर बाई एस की वैल्यू पता है, ये रही इक्वेशन नंबर 1 ही यस तो सर। है, आर बाई एस। तो डाल देता हूँ 33.7 डिवाइड बाई 66.3 मल्टीप्लाई बाई ये 12 प्लस एस वाला डाल देता हूँ, 12 प्लस एस डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 51.9 48.1। क्या इससे एस निकल जाएगा, एस ही तो अननोन है ना, तो यहाँ से एस निकालो और एस को सब्जेक्ट बनाकर फिर कहीं पर भी इक्वेशन नंबर में 1 में पुट करो और आर निकाल दो, खत्म न्यूमेरिकल। चलिए तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो एस की जो वैल्यू है आपकी वो निकल के आ रही है यहाँ पर 13.5 ओम यहाँ से। एंड एस की वैल्यू जो भी आए तो आप ये वाला पहले इक्वेशन में रख दीजिए, तो आर मिल जाएगा आपको, हो जाएगा आपका 6.86 ओम, है ना, ये खत्म। तो मतलब बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको जो फंडामेंटल आगे के फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ना। ये देखो उसने क्या किया कि पैरेलल में लगाया, कभी कभी ऐसा कह देंगे कि सीरीज में लगाने पर क्या होता है ना, ये भी क्वेश्चन आपकी एसएलआर में मिल जाएगा, है ना, एक सीरीज वाला भी क्वेश्चन है, एक बार पैरेलल का है एक बार सीरीज का है, वो भी एक बार देख लेना, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए। चलिए उसके बाद वो वेस्टर्न ब्रिज वाला निपटा देते हैं क्वेश्चन, यस। अरे यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाना है बढ़िया फिर से, और फिर तीनों इक्वेशन सॉल्व करना है। तो द 4 आर्म्स ऑफ अ वेस्टर्न ब्रिज, तो सबसे पहले तो ये जो वेस्टर्न ब्रिज है ये अनबैलेंस है ना, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो बैलेंस कंडीशन में आपको पता है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होना चाहिए। तो आप देखो R1 के बदले कौन है यहाँ पर 100, R1 के प्लेस के ऊपर है ना, मैं यहाँ ऐसा लिखता था ना R1/R2 और R3/R4 है ना, ऐसा इसने जनरेट जल्दी से याद हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे याद कर लेता हूँ उसको। तो R1/R2 मतलब R1 क्या है 100 आपका, और R2 जो है 10, ये तो हो गया आपका 10 मतलब 10/1 ऐसे हो गया। फिर R3/R4 चेक करो, ये कितना है 60 और ये हो गया 5, तो 60/5 12। मतलब 12/1, तो मतलब ये दोनों सेम नहीं हो रहा है। अगर ये सेम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो विस्टन ब्रिज है वो अनबैलेंस कंडीशन में है, तो ठीक है। और अनबैलेंस कंडीशन में अगर विस्टन ब्रिज है तो आपका जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बी और डी के बीच में, उसमें से करंट पास होगी, है ना। एक ही पॉसिबिलिटी होती है जब विस्टन ब्रिज बैलेंस हो तभी, बीच में से करंट पास नहीं होती है ना। अगर विस्टन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो बीच में से करंट पास होगी, और उसने जो लिखा हुआ है कि बीच में से गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होती है वही निकालना है, एक्चुअली क्वेश्चन आपका वही है, आईजी निकालो, है ना। और गैल्वेनोमीटर के बाजू में उसने लिखा हुआ है 15 ओम, है ना, तो 15 ओम इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ओके। कोई भी सर्किट होती है तो उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर ये सबके खुद के एक रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका 15 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आप कुछ ना करो, गैल्वेनोमीटर के बदले उसको रेजिस्टेंस मान के आपको इक्वेशन बनाने हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा कि आपकी क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगी तो क्वेश्चन में आपको ये करंट जो है वो डिवाइड करके नहीं दिया जाएगा, तो ये करंट डिवाइड करने का तरीका यह भी बढ़िया है, तो इसको पहले समझ लो, उसके बाद हम लूप घुमाते हैं। चलिए देखो ये 10 वोल्ट का सोर्स, यहाँ से करंट निकला आई, है ना, उसने माना यहाँ से आई निकला, कहाँ पर पहुंचा ए के ऊपर, तो उसको दो पाथ मिले, ए से बी जाना है और ए से डी जाना है, तो ए से बी जाने में उसने क्या नाम दे दिया I1, और ए से डी के लिए उसने क्या नाम दे दिया I2। अब ये जो I1 है वो कहाँ पहुंचा बी के ऊपर, तो बी के ऊपर पहुंचने पर उसको दो पाथ और मिले, तो जी आई जी का मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर का करंट, है ना, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट को उसने नाम दे दिया आई जी। और ये आई जी गया, सुनना ध्यान से,
ये बी से डी में आई जी गया, तो यहाँ कितना जाएगा? आपका आ रहा था कितना? I1। यहाँ कितना चला गया? IG। तो बाकी कितना बचा? I1 माइनस आई जी। तो यहाँ से कितना जाएगा? I1 माइनस आई जी, है ना। तो बी से सी में कितना जाएगा? I1 माइनस आई जी। अब यहाँ देखो, ये IG सीधा नीचे उतर के आ रहा है, कहाँ पर? डी के ऊपर। यहाँ से कौन आ रहा है? I2। तो डी पॉइंट के ऊपर दोनों मिले, है ना। डी पॉइंट के ऊपर देखो दोनों मिले, कौन कौन मिले? तो I2 यहाँ से मिला और IG यहाँ से मिला। तो ये दोनों मिलकर आगे जाएंगे, तो जोड़ी बना देंगे, I2 प्लस IG। लो, ये साथ हो गए। तो ये घूमकर यहाँ कहाँ पहुंचे? सी के ऊपर। तो ये दोनों यहाँ मिला लो फिर से, तो सबको मिला लो। I1 माइनस आई जी प्लस I2 प्लस आई जी कैंसिल। तो देखो क्या बचा? I1 प्लस I2, है ना। और I1 प्लस I2 ही क्या है? आपका I। तो देखो वापस कौन आ गया? I, है ना। तो बैटरी में क्या हुआ है? तो मतलब आपका जो डिवाइड किया ना, डिवाइड करने का तरीका है वो सही है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट अभी आपको लूप घुमानी है। 3 वेरिएबल है देखो, मतलब आपने जो डिवाइड किया उसमें आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, I1 I2 एंड IG, और है IG। ना। आई वेरिएबल नहीं है एक्चुअली, आई के वैल्यू तो आप सीधा I1 I2 पुट कर सकते हैं। ये 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो गया I1 I2 और IG, उसमें से आपको IG निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लूप है वो लूप मैं बता रहा हूँ आपको, ABDA। चलो कौन बताएगा जश। एक एक करके? अभी तुम रुको थोड़ा। मैं बताऊँ सर? हाँ तुम भी रुको। और कौन बताएगा? अर्पित बता पाओगे? अर्पित, हितेशी, स्टीव, कोई भी? यस सर। हाँ बताओ हितेशी। यस सर। सर पहले -100 वन। I1। यस, हाँ। वेरी गुड। माइनस फिर 100 माइनस माइनस I1 माइनस आई मेरे 15 ख्याल IG। से। 15 हाँ IG। आई। ऐसे ऐसे घूमना है देखो, ये बी से डी में जा रहा है ना, अच्छा। तो ये एक हाँ। प्रकार का रेजिस्टेंस ही है ना। तो 15 ओम का, और IG साथ में चल रहा है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर हो जाएगी, -15 IG। फिर ओके बताओ। सर। प्लस I2 प्लस 60 I2। यस वेरी गुड, +60 I2 ना, सामने मिलेंगे तो प्लस, सही है। हाँ। चलो, इज इक्वल टू इज 0। इक्वल टू 0। अब इसको आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, है ना। I1 I2 और IG आप जैसे मतलब सीक्वेंस रखें, तीनों के लिए सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट BCDB, इनके लिए चलो, और कोई बताओ अब इसमें। अर्पित बताओ जरा। यस सर, एक सर। सर इसमें होगा I1 माइनस ऑफ I1 माइनस IG 10, यस वेरी फिर 10 into प्लस ऑफ I2 प्लस IG का मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड देन प्लस IG 15 IG +15 इज IG। इक्वल टू 0। यस वेरी गुड, 15 IG, है ना। उसको फिर उसके बाद में मॉडिफाई कर देंगे और I1 I2 IG के साथ में लिख देंगे, है ना। अब जो थर्ड लूप है, तीसरा लूप है ना, वो आउटर लूप घुमाना है, क्योंकि देखो 3 वेरिएबल है ना, तो 3 इक्वेशन चाहिए, उसके बगैर ये काम नहीं होगा। तो आप ये लूप ले लीजिए बाहर का, देखो ये घुमा रहा हूँ मैं, ये ऐसे ऐसे घूमकर ये पूरा ऐसे करके, है ना। तो ये ऐसे लूप, उसका नंबर नाम लिख दूं क्या? ई से लेकर, देखो ई मतलब बैटरी, कहाँ पहुंचे? ए से लेकर डी पहुंचो, डी से लेकर सी पहुंचो, सी से लेकर वापस ई पहुंच जाओ, है ना, ये वाला लूप। चलो बता दो जैसे इसमें अब। हाँ सर, इसमें जैसे -60 I2 -60 I2, यस। प्लस 5 I1 प्लस I2 प्लस IG, -5 I2 प्लस IG फिर +10 इज इक्वल टू +10 0। इज इक्वल टू 0। यस वेरी गुड, है ना। तो ये हो गए आपके 3 इक्वेशन, और ये तीनों इक्वेशन को आपको कर देना है मॉडिफाई, है ना। और मॉडिफाई करके आपको निकालना है फिर आंसर इसका, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमने तीनों इक्वेशन बनाया है, तो तीनों इक्वेशन को आपको मॉडिफाई करना है और अपने आप खुद को ट्राई करना है और IG निकालने का। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना, तो हम फिर से उसको सॉल्व करेंगे।